जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त अभिषेक चौधरी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाग 5 के अनुच्छेद 112 से लेकर 117 तक। इन अनुच्छेद के अंदर बजट के बारे में चर्चा की गई है। तो चलो उन्हें डिटेल में पढ़ते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम भाग 5 के आर्टिकल 112 से 117 तक बात करने वाले हैं। इनमें ज़्यादातर बजट की चर्चा है। अनुच्छेद 112 में बजट की चर्चा है। तो चलो बजट को जानते हैं कि बजट होता क्या है। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ ताकि आपको आगे थोड़ा सा इजी रह जाए। बजट बजट में हम एक साल में कितना पैसा आने वाला है और कितना पैसा जाने वाला है ये बता देते हैं। हम बजट से पैसा नहीं निकाल सकते, बस हम इसमें ये बता सकते हैं कि कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा। बजट जो शब्द है, बजट का मतलब होता है कि चमड़े का थैला। असली में संविधान में ऐसा बजट नाम का कोई शब्द नहीं है। बजट को संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट बोला जाता है। जो बजट है ये लोकसभा में प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। मतलब जो बजट है ये राष्ट्रपति प्रस्तुत करते हैं, मतलब राष्ट्रपति रखते हैं बजट को। पर राष्ट्रपति अगर ना रखे, राष्ट्रपति किसी और से ये काम करवा लेते हैं, वो वित्त मंत्री से ये काम करवाते हैं, ठीक है। और इसे कोई भी प्रस्तुत कर सकता है, पर ये हक राष्ट्रपति का है प्रस्तुत करने का। इसमें आय तथा व्यय के विवरण को बताया गया है, मतलब कितना पैसा आने वाला है और कितना पैसा जाने वाला है ये बताया गया है। इसे हम आम बजट भी कहते हैं। इसको हम आम बजट भी कहते हैं और संघीय बजट भी कहते हैं। मतलब जनरल बजट और यूनियन बजट बजट को कहते हैं, ठीक है। तो यही इसमें लिखा हुआ है। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। जैसे बजट का असली नाम वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, ठीक है। इसमें बजट शब्द की चर्चा है। इसमें बजट शब्द की चर्चा है। बजट का मतलब होता है चमड़े का थैला। बजट को हम एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट कहते हैं। बजट लोकसभा में पहले प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, ठीक है। किंतु वे वित्त मंत्री या किसी अन्य मंत्री से इसे प्रस्तुत करवाते हैं, ठीक है। अगर वो ना करें तो किसी और मंत्री से प्रस्तुत करवाते हैं, जैसे वित्त मंत्री हो गया या कोई भी हो गया। वित्त मंत्री की तबीयत खराब है तो कोई भी प्रस्तुत कर देगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इससे हम बजट पेश करने से हम पैसा नहीं निकाल सकते, वो भी मैं आपको बताऊंगा पैसा कैसे निकलता है, पर हम बजट पेश करने से पैसा नहीं निकाल सकते। इसमें पॉइंट में क्या है, आय तथा व्यय के विवरण को बजट कहते हैं। आय तथा व्यय का मतलब कितना पैसा आने वाला है और कितना पैसा जाने वाला है, कितनी आय होने वाली है, कितना व्यय होने वाला है। तो ये इसको हम बजट कहते हैं। बजट में एक वर्ष के राजस्व तथा व्यय की खर्चा है, ये मैंने आपको बताया ऊपर। इसे आम बजट या संघीय बजट भी कहते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। यह वित्त मंत्री के केवल भाषण मात्र होता है, इससे धन नहीं निकलता है, ठीक है। मतलब इसमें सिर्फ भाषण दिया जाता है, इससे धन हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बजट भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। तीन प्रकार का होता है, सॉरी। एक होता है आम बजट जो पेश किया जाता है पूरे एक साल के लिए। दूसरा होता है अंतरिम बजट। तीसरा होता है लेखानुदान। लेखानुदान की चर्चा अनुच्छेद 116 में भी है, ठीक है। तो अंतरिम बजट क्या होता है, जैसे जो पूरे साल के लिए हमने आय और व्यय का विवरण बता दिया उसे तो हम कहेंगे आम बजट। और जो हम सिर्फ चुनावी वर्ष में लाया जाता है, जैसे बजट पेश किया जाता है फरवरी में, और इस बार 2024 का एग्जाम्पल लेते हैं हम। 2024 में फरवरी में बजट पेश होगा और चुनाव है अप्रैल में, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में मतलब चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये 3 महीने के लिए हम बजट पेश करेंगे, तो इसको अंतरिम बजट बोला जाता है। मतलब जो चुनावी वर्ष में लाया जाता है, कुछ टाइम के लिए लाया जाता है। पढ़ो इसको, इसे चुनावी वर्ष में लाया जाता है। एग्जाम्पल ले लो तुम, 2014 में चुनाव हुए थे, 19 में हुए थे, 2024 में हुए थे, ठीक है। यह कुछ दिनों के लिए होता है, ना कि पूरे वर्ष के लिए, ठीक है। इसे आय तथा व्यय का विवरण, मतलब जैसे जब चुनाव है तो सरकार तो भाई अपने चुनाव में बिजी होगी कि मुझे ये करना है। मतलब जो भी चुनाव जीतने के लिए सरकार नॉर्मल करती है वो अपने प्रचार प्रसार में बिजी होगी। तो जब हम
जब वो सरकार प्रचार प्रसार में बिजी होगी तब वो सोचती है चलो मैं जब तक मैं यहाँ पे सरकार में हूँ मैं तब तक का बता देती हूँ कि इतना क्या खर्चा होने वाला है, कितना खर्चा होने वाला है, मतलब कितना पैसा जाने वाला है और कितना पैसा आने वाला है। तो ये वो उस बजट में बता देती है जब तक वो रहती है। अब सरकार को क्या पता कि वो अगली बार आएगी या नहीं आएगी, तो ये है इसमें। तो जब तक वो रहती है उतने टाइम का वो बजट पेश कर देती है, तो उसे हम अंतरिम बजट कहते हैं। जिसमें आय तथा व्यय दोनों की चर्चा होती है उसे कहते हैं अंतरिम बजट। जिसमें सिर्फ व्यय की चर्चा होती है उसे कहते हैं लेखानुदान। ठीक है, जो अंतरिम बजट होता है इसको हम मिनी बजट भी कहते हैं। ठीक है, लेखानुदान में क्या होता है, लेखानुदान भी चुनावी वर्ष में लाया जाता है। ये भी कुछ दिनों के लिए नहीं, सॉरी, कुछ महीनों के लिए लिया जाता है। ठीक है, लाया जाता है। इसे एडवांस भुगतान कहते हैं। एडवांस भुगतान कैसे कहते हैं, और इसकी चर्चा अनुच्छेद 116 में है लेखानुदान की। लेखानुदान में क्या होता है, सॉरी गाइस, थोड़ी सी जुकाम हो रही है मेरे को। तो लेखानुदान में क्या होता है, लेखानुदान में होता है जैसे जो सरकार है, अब उसको वो ये कह रही है कि मुझे ये तो नहीं पता कि मेरे पे कितना पैसा आने वाला है, मुझे ये पता है कि मुझे किसको कितनी कितनी सैलरी देनी है, मेरे से कितना पैसा जाने वाला है। समझ रहे हो, मतलब मुझे ये नहीं पता कि मेरे पे कितना पैसा आएगा, मुझे बस ये पता है कि मुझे कितना पैसा देना है। ये बस सरकार को पता है। जैसे किसी की सैलरी हो गई, मतलब हर किसी की, जो भी सरकारी कर्मचारी है उनकी सैलरी हो गई और कुछ बन रहा है तो उसके विकास में जो कार्य लग रहा है, पैसे लग रहे हैं, मुझे बस ये पता है कि इतना इतना खर्चा होने वाला है मेरा, तो मेरा इतना खर्चा होने वाला है तो मैं उसे निकाल लेती हूँ। तो वो इसके लिए लेखानुदान करती है। जिसमें आय और व्यय दोनों की चर्चा होती है उसे कहते हैं अंतरिम बजट। जिसमें सिर्फ व्यय की चर्चा होती है उसे कहते हैं लेखानुदान। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। जैसे अनुच्छेद 112 में है, 112 में बजट की चर्चा है कि इतना पैसा आने वाला है, इतना पैसा जाने वाला है। ठीक है, तो जो हम बजट पेश करते हैं उससे हम पैसा नहीं निकाल सकते। ठीक है, हमें पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक लाना पड़ता है, उसकी भी मैं आपको बताऊंगा। पर जैसे हमने बजट पेश कर दिया 112 में, हमने बता दिया कि हमारा इतना खर्चा होगा, मतलब इतना पैसा आएगा और इतना पैसा जाएगा। ठीक है, अब हमारा अनुच्छेद 113 में क्या बोला गया है, अनुच्छेद 113 में प्राक्कलन की चर्चा है। प्राक्कलन क्या होता है, प्राक्कलन में होता है जैसे बजट में बोल दिया कि हमारा इतना पैसा आने वाला है और इतना पैसा जाने वाला है। ठीक है, फिर वो ये प्राक्कलन में हमें ये बताना होता है कि ये जो इतना पैसा आने वाला है ये कहाँ कहाँ से आएगा, मतलब हमें एक एस्टिमेट बताना होता है। ठीक है, और व्यय में बताना होता है कि जो हम खर्चा करेंगे वो कहाँ कहाँ जाएगा। ठीक है, तो हमें प्राक्कलन में एक एस्टिमेट बताना होगा कि इतना पैसा जो आएगा वो कहाँ कहाँ से आएगा और जो इतना पैसा लगेगा वो कहाँ कहाँ लगेगा। ठीक है, तो प्राक्कलन में हमें ये बताना होता है। हमने पहले बजट लाए, हमने ये बोला कि हमें इतना पैसा आएगा, इतना पैसा जाएगा। प्राक्कलन में हमने बोला कि इतना पैसा कहाँ कहाँ लगेगा, क्या क्या काम होगा। और फिर विनियोग विधेयक हम पारित करते हैं। जब हम विनियोग विधेयक पारित होगा तभी हमारा पैसा निकलेगा। जब तक हमारा विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा हम पैसे नहीं निकाल सकते। तो पहले हमने खर्चा बता दिया, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा जाएगा। दूसरे में हमने बता दिया कि यहाँ पे पैसा लगेगा। तीसरे में हम विनियोग विधेयक पारित करेंगे। सुनो, पढ़ो अब इसको। प्राक्कलन में बताए गए धन निकालने के लिए संसद में विनियोग विधेयक पारित करना होता है। जब तक विनियोग विधेयक पारित ना हो जाए तब तक धन नहीं निकल सकता। इसी कारण संसद को राष्ट्रीय कोष का रक्षक कहा जाता है। ठीक है, तो पहले हमने खर्चा बता दिया, इतना खर्चा होगा, इतना खर्चा यहाँ होगा, इतना खर्चा वहाँ होगा। प्राक्कलन बता दिया कि यहाँ जगह हम खर्चा करेंगे। उसके बाद हम विनियोग विधेयक पारित करेंगे, मतलब विनियोग विधेयक लाएंगे। फिर वो पारित होएगा तो हमें वो पैसा मिलेगा, वरना हमें वो पैसा नहीं मिलेगा। अगर विनियोग विधेयक पारित नहीं होता तो हमें पैसा नहीं मिलता। तो इसीलिए विनियोग विधेयक को राष्ट्रीय कोष का रक्षक कहा जाता है, राष्ट्रीय धन का रक्षक कहा जाता है। ठीक है, चलो अब हमने विनियोग विधेयक पारित करा लिया, हमने ये बता दिया कि हम ये काम करवाएंगे, ये विकासात्मक कार्य कराएंगे हम। ठीक है, हमें इसके लिए पैसा चाहिए, हमने बजट पास करवा लिया, मतलब विनियोग विधेयक पारित करवा लिया। हमें जो पैसे चाहिए थे वो पैसे मिल गए, हमने निकाल लिए। ठीक है, अब वो पैसे कम पड़ गए, जो पैसे हमने निकाले वो पैसे कम पड़ गए। तो जो पैसे कम पड़ गए, अब जैसे हम कोई पुल बना रहे हैं तो पुल में रोड़ी के जैसे रोड़ी, बजरी, रेता और मतलब और भी बहुत चीज़ें लगती हैं। तो ये पैसे जब हमने बजट
लाए थे उस टाइम पे इनका रेट अलग था और अब बढ़ गया है रेट। तो अब हम रेट बढ़ गया तो भैया हमने तो उस हिसाब से पैसे निकाल लेते। अब रेट बढ़ गया तो हमें पैसे भी ज़्यादा निकालने होंगे। तो जब अगर कोई चीज़ बना रहे हैं और वो चीज़ कम पड़ जाए, मतलब वो पैसा कम पड़ जाए, तो हम ज़्यादा पैसा निकालने के लिए अतिरिक्त अनुदान लाते हैं। अतिरिक्त अनुदान में होता है जो मैंने आपको बता दिया, मतलब ज़्यादा पैसा निकालने के लिए। ठीक है, अब जब हम अतिरिक्त अनुदान लाते हैं तो ये पढ़ो, विनियोग विधेयक द्वारा दिया गया धन महंगाई के कारण जो भी हम सामान कर रहे हैं वो कम पड़ जाता है, जिस कारण काम रुक जाता है। अंततः काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन को अतिरिक्त अनुदान नामक विधेयक से लिया जाता है। सॉरी यार, मेरी बहुत तेज जुकाम हो रही है, पर मैं घर आया हुआ था तो सोच रहा हूँ वीडियो बना लूँ, तो इसलिए मैंने वीडियो बना दी। सॉरी गाइस, थोड़ी जुकाम को इग्नोर करना, बाकी पढ़ाई पे ध्यान दो तुम, ठीक है। तो 3 प्रकार की कटौती होती है। ये तो अब आप सोच रहे हो कि इतना इजी हो गया, जैसे 50 करोड़ के कोई सामान है, सरकार 60 करोड़ पास करा लेगी और वो पैसा लेके चली जाएगी, मतलब ये तो घोटाला हो जाएगा ऐसे तो। पर नहीं, इसके लिए भी संविधान में एक चीज़ है, इसके लिए है कटौती प्रस्ताव। बजट में कटौती प्रस्ताव। कटौती हमारी 3 प्रकार की होती है। एक होती है अर्थगत कटौती, एक होती है नीतिगत कटौती, एक होती है सांकेतिक कटौती। पहले हम पढ़ते हैं नीतिगत कटौती। नीतिगत कटौती में क्या होता है, जैसे नीतिगत कटौती में जो बजट लाया जाता है, इस पूरे बजट को कैंसिल कर दिया जाता है और 1 रुपया दिया जाता है। सिर्फ 1 रुपया दे देंगे कि 1 रुपये में सरकार चलाओ। और जब नीतिगत कटौती लाई जाती है तो इससे सरकार भी गिर सकती है। नीतिगत कटौती अगर पास करा ली विपक्ष ने तो सरकार गिर जाती है। अब ये सोचो सरकार कैसे गिर जाती है। फिलहाल लोकसभा में सीटें हैं 545। बजट पास कराने के लिए चाहिए आधी, मतलब 273 चाहिए। और सरकार में रहने के लिए कितनी चाहिए? आधी, मतलब आधी से ज़्यादा हो, बहुमत होगी तो ही सरकार में रहोगे, मतलब 273 से ज़्यादा, या 273 भी होंगी तो चलेगा, ठीक है। अब हमें बजट पास करवाने के लिए चाहिए 273 और हमें नीतिगत कटौती पास करवाने के लिए भी चाहिए 273। अब जब हमने 273 नीतिगत कटौती ये विपक्ष वाला पास करवा के चला गया तो मतलब हम पे कम सीटें हैं, क्योंकि 273 और 272 मिलाएंगे तो 545 बनेंगे। अब विपक्ष के पास 273 सीटें हैं, मतलब जो सरकार में बैठा है उसके पास 273 सीटें नहीं है। तो इसलिए नीतिगत कटौती पास होती है तो सरकार गिर जाती है। ये मान लो गिर जाती है, सरकार गिर जाती है जब नीतिगत कटौती पास होती है, तो समझ रहे हो। और 1 रुपया दिया जाता है कि चलाओ सरकार, ठीक है। अर्थगत कटौती में क्या होता है? अर्थगत कटौती में होता है कि पूरा जो बजट बनाया जाता है इसमें ज़्यादा बहस ना हो। जो अगर विपक्ष बोल रहा है तो सरकार भी उनका साथ देती है कि हाँ चलो ये ज़्यादा खर्चा है, थोड़ा हम कम निकाल लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कुछ बजट में थोड़ी कमी करी जाती है। इसे अर्थगत कटौती कहते हैं। सांकेतिक कटौती कहते हैं। सांकेतिक कटौती में विपक्ष ये बोलता है कि मैं तुम्हारे बजट से राजी नहीं हूँ, तुम बस 100 रुपये की कटौती कर देता है बजट के अंदर, उसे सांकेतिक कटौती कहते हैं। मतलब एक संकेत दे देता है कि मैं तुम्हारे बजट से खुश नहीं हूँ, 100 रुपये की कमी कर देता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की कटौतियाँ होती हैं, ठीक है। अनुच्छेद 116 में क्या है? अनुच्छेद 116 में है लेखानुदान। लेखानुदान मैंने आपको बता ही दिया कि इसे उस वर्ष जब चुनावी वर्ष में लाया जाता है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। विनियोग विधेयक को पारित करने में सरकार को समय लगता है। अंततः सरकार काम को जल्दी प्रारंभ करने के लिए लेखानुदान के माध्यम से कुछ एडवांस पैसे निकाल लेती है। कभी कभी लेखानुदान तो पारित हो जाता है किंतु विनियोग विधेयक पारित नहीं हो पाता है, जिस कारण काम अधूरा पड़ जाता है। अब ये समझो क्या होता है लेखानुदान। क्या होता है? मतलब जब सरकार को भैया कोई काम करना है, उसको पैसे निकालने हैं। जैसे सरकार सत्ता में है, अब वो पैसा निकालना चाहती है, बजट पेश करेगी, पर उसके पास इतना समय नहीं है, तो इसने थोड़ा सा लेखानुदान लाई। मुझे बोली अभी तो मुझे जैसे तुम मम्मी से बोलते हो कि मम्मी अभी तो मुझे 50 रुपये दे दे, बाद में जब पापा आएंगे ना तो उनसे लेके तो मुझे 100 रुपये दे दियो। तो ठीक है, तो मम्मी कहती है हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें 50 रुपये दे देती हूँ। मम्मी उस टाइम 50 रुपये दे देती है और जब पापा आते हैं तो
मम्मी हमें 100 रुपये नहीं देती। ये वही इसमें होता है कि सरकार कहती है कि अभी तो मुझे इतने पैसे चाहिए, अभी तो तुम मुझे इतने दे दो, तो इतने पैसे उसे दे दिए जाते हैं। जैसे समथिंग 100 करोड़ रुपए सरकार को दे दिए जाए, फिर वो बजट लाएगी अपना 500 करोड़ का, तो 500 करोड़ उसको फिर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब बजट फेल हो गया, लेखानुदान पारित हो गया, मतलब 100 करोड़ तो मिल गए पर 500 करोड़ रह गए। तो ऐसा होता है इसमें लेखानुदान के अंदर। अब 117 में वित्त विधेयक की चर्चा। वित्त विधेयक आगामी वर्ष में किया जाने वाला विकासात्मक कार्य वित्त विधेयक कहलाता है। मतलब इसमें वित्त विधेयक में सिर्फ व्यय की चर्चा होती है कि हम ये विकासात्मक कार्य करेंगे आगे। ठीक है, और ये जो वित्त विधेयक है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत हो सकता है। इसको राष्ट्रपति उसके लिए विचार के लिए भी, पुनः विचार के लिए भी लौटा सकते हैं, और ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत होता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जय श्री राम।